प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्र 2022-23 आरंभ हो चुका है। ऐसे में आइए हम जानें कि इस वर्ष आपका अर्धवार्षिक, वार्षिक और प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र कैसा होगा। प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यह 2 खंडों में बटा होगा और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। पूर्णांक 100 अंक का होगा। खंड क का पहला प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित होगा। इसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक के होंगे। सही उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जैसे 1 का क, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, पृथ्वीपुत्र, क्योंकि आप जानते हैं पुनर्नवा और आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जबकि धरती के फूल कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ख, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। सही उत्तर है तीसरा, मेरे विचार, इस रचना के। सदाचार की ताबीज परसाई जी की रचना है। साहित्य का श्रेय और प्रेय और मंथन जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाएं हैं। यशपाल कृष्ण सिंहावलोकन रचना की विधा है। इसमें 4 विधाएं दी गई हैं, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, कहानी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला, आत्मकथा। पहले का घ, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है चौथा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। और पहले का अंग, आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक हैं। इसका तीसरा विकल्प सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो दूसरा प्रश्न है ये हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 1 अंक के होंगे। सही उत्तर छांटकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। 2 का क, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। सही उत्तर है तीसरा, सरहपाकू। 2 ख, नई कविता युग की रचना है। इसका सही उत्तर है दूसरा, खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद मिश्र, क्योंकि यामा महादेव वर्मा की रचना है जो छायावादी हैं। प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन और पुरुरवा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। ग, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो पहला तार सप्तक निकला था सन 1943 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। सही उत्तर है कवि वचन सुधा। दूसरे का अंग, रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, रीत निरूपणता, क्योंकि रीत के कारण ही इसका नाम रीतकाल पड़ा है। दूसरी प्रमुख विशेषता इसकी श्रृंगारिकता है, तीसरी राज प्रशस्त होगी और चौथा नीति होगा। तो सबसे प्रमुख यहाँ है रीति निरूपणता। जो तीसरा प्रश्न है एक गद्यांश पर आधारित है। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी को आपको चुनना है और उसके दिए गए 5 प्रश्नों का, नीचे की ओर 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उनका उत्तर देना होगा। प्रत्येक 2 अंक का है, इसलिए यह प्रश्न 10 अंक का होगा। पहला गद्यांश देखें। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ये आपका गद्यांश है। प्रश्न देखें। पहला है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है? तो उत्तर इन्हीं पैराग्राफों में छिपा रहता है। आप अगर इसको देख लें और ध्यान दे दें तो आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। तो ये उत्तर आपका है, राष्ट्रीय जन ने सहस्रों वर्षों से भूमि अर्थात मातृभूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है? पैराग्राफ में देखेंगे तो राष्ट्रीय जन का जीवन भी तब तक अमर है जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रति धरती पर आकर पड़ती रहेंगी। तीसरा, जन का सततवाही जीवन किस तरह है? उत्तर, जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है।
चौथा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं जब तक से लेकर अजर अमर है। तो आप जब इसका उत्तर लिखेंगे तो हेडिंग डालेंगे संकेत जब तक, फिर डॉट डॉट का निशान बनाकर अंतिम में अजर अमर है पूर्ण विराम कर देंगे। फिर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और तब लिखेंगे निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। अर्थात जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। राष्ट्र के इतिहास में उन्नत और अवनत के अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, किंतु सुयोग्य राष्ट्रवादी उनका डटकर मुकाबला करते हैं और उन बाधा रूपी लहरों को पार कर उत्साहपूर्वक जीवित रहते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। उत्तर, दिए गए गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल को आप इन्वर्टेड में घेर देंगे। यदि आप अथवा वाला करना चाहें, क कई महीने बाद आए थे, ती निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। वहां से आप इसका उत्तर देखेंगे। वीडियो को छोटा रखने के लिए हम केवल प्रमुख भागों की चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने 2 पद्यांश दिए रहेंगे, किसी एक को चुनना होगा। उसके नीचे 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंक के होंगे। इस तरह से 10 अंक का ये प्रश्न होगा। उन 5 का आपको उत्तर देना होगा। जैसे पहला पद्यांश है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। पवन दूत कैसे लिया गया है? तो पहला प्रश्न है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? उत्तर, राधा पवन दूत के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। दूसरा, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तो आपको जो पैराग्राफ में दिया गया है आपकी कविता में है वही लिखना है। नवजलद और कंज, ये 2 चीजों का उल्लेख होगा। तो उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण का सौंदर्य मनमोहक है, वे नवीन बादल के समान रंग वाले हैं, उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और ये 2 पंक्तियां रेखांकित हैं, इन्हीं की व्याख्या करना है। तो पहले संकेत लिखेंगे मेरे प्यारे, फिर डॉट डॉट का निशान और अंतिम में संदेशा, फिर पूर्ण विराम। फिर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और कुछ इस तरह से लिखेंगे, राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, नवीन बादल के समान शोभा वाले, रंग वाले और कमल जैसे सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और न ही उन्होंने वहां से कोई संदेश ही भेजा है। चौथा प्रश्न, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा दुखी हैं, यही बात आपको बतानी है। तो उत्तर, राधा श्री कृष्ण के वियोग से अत्यंत दुखी हैं। वे श्री कृष्ण का समाचार न पाकर और दुखी हो जाती हैं और पवन को अपनी दूतिका बनाकर उनके पास भेजना चाहती हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। यहाँ पवन दूतिका और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को या तो अंडरलाइन करिए या उन्हें इन्वर्टेड में घेर दीजिए, तो देखने में सुंदर दिखते हैं, उभर के दिखते हैं। यदि आप अथवा करना चाहें, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, तो मैंने आहुत बनकर देखा, इस शीर्षक कविता से अवतरित है और इसके कवि अज्ञेय जी हैं। उस पाठ में जाकर आप इसे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में किसी लेखक का साहित्यिक परिचय और रचना पूछा जाएगा और खंड क में किसी कवि का। लिखने का तरीका यह है कि आप 3 से 4 पंक्तियों में पहले जीवन परिचय लिख दें, फिर साहित्यिक परिचय लिखें, रचनाएं लिखें और हिंदी साहित्य में स्थान। यदि आपकी गति कम है तो आप जन्म मृत्यु 2 चीज़ों का उल्लेख करके सीधे साहित्यिक परिचय हेडिंग डालें, फिर रचनाएं, फिर हिंदी साहित्य में स्थान, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई में से किसी एक लेखक को आपको लिखने के लिए कहा गया है। 3 नंबर आपका परिचय के लिए है, साहित्यिक परिचय के लिए, 2 अंक रचनाओं के लिए, इस तरह से 5 अंक का है।
80 शब्द की सीमा निर्धारित है, इससे कम में उत्तर नहीं होना चाहिए। आप कैसे भी लिखेंगे इससे अधिक ही जाएगा। इसी तरह से ख वाले में किसी एक कवि का मैथिलीशरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों में से किसी एक को आपको चुनना है। छठा प्रश्न कहानी से संबंधित है। आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियां हैं उन पर दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक सारांश और दूसरा उद्देश्य, और किसी एक का आपको उत्तर लिखना है। जैसे पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, इसमें से किसी एक का आपको सारांश लिखना है, शब्द सीमा सी है। या ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इन चारों कहानियों का, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, लाठी, इन चारों में से किसी एक का कोई एक आपको लिखना है। चाहे आप किसी का सारांश लिखिए चाहे उद्देश्य लिखिए, 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। जो 7वां प्रश्न है और खंड क का ये अंतिम प्रश्न भी है, ये स्वपठित खंड काव्य के लिए निर्धारित है। तो जिस मंडल में जो खंड काव्य चलता है आपको उसी को चुनना है और उस पर आधारित किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 5 अंक का है। प्रयागराज मंडल में आलोक वृत्त चलता है। प्रश्न कुछ इस तरह से आता है, आलोक वृत्त खंड काव्य के तृतीय स्वर का सारांश लिखिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरिचित्रण कीजिए। प्रायः नायक का चरिचित्रण और सारांश, इन दोनों में से कोई न कोई एक प्रश्न पूछा जरूर जाता है। तो आपके यहाँ जो भी खंड काव्य चलता है उसका ये दोनों अंश आप जरूर तैयार रखें। खंड ख में आइए। खंड ख का पहला और पूरे प्रश्न पत्र का 8वां प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में संस्कृत गद्यांश दिए जाते हैं और किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होता है, जबकि खंड क में ख में श्लोक दिए जाते हैं और किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है। तरीके क्या हैं? दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अंक अनुवाद के लिए, इस तरह से 7 अंक हैं। यहाँ है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसे करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले संकेत डालिएगा। संस्कृत में संस्कृतस्य, फिर डॉट डॉट का निशान बनाइए, फिर अंतिम तादृशी लिख के पूर्ण विराम कर दीजिए ताकि पता चले कि आप अथवा के नीचे कर रहे हैं या ऊपर। फिर संदर्भ डालिए, कुछ इस तरह से लिखिए, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से लिया गया है। आप यहाँ अवतरित है, उद्धृत है भी लिख सकते हैं। इसमें कोई लेखक ओखक नहीं होता, इसलिए उसका उल्लेख आपको नहीं करना है। सीधे हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद और फिर इनका अनुवाद आपको लिखना है। तो संस्कृत खंड में संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ में जाएंगे तो वहाँ इसका अनुवाद मिलेगा, आप वहाँ से इसे देखें जिससे हम विस्तार से बचें। अथवा में बौद्ध उगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन, ये पंचशील सिद्धांता पाठ से लिया गया है। तो उस पाठ में जाकर आप इसके बारे में विस्तार से देख सकते हैं। ये सभी प्लेलिस्ट में व्यवस्थित हैं। खंड ख दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऊपर चर्चा हो चुकी है। 2 अंक संदर्भ का, 5 अंक अनुवाद का, कुल 7 अंक। जैसे व्यतिसजत पदार्थांतरः कोपि हेतु। अब जब आप इसे देखेंगे और आपने पाठ पढ़ लिया है तो आप इसे पहचान लेंगे कि किस पाठ का। ये सुभाषित रत्नानि का है। तो आप यहाँ भी संकेत लिखेंगे, व्यतिसजत चंद्रकांत डॉट डॉट करके, फिर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में थोड़ा सा परिवर्तन केवल करेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश जहाँ लिखते थे वहाँ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत सुभाषित रत्नानि पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, इसमें लिया गया है का उल्लेख आप नहीं करेंगे। फिर हिंदी अनुवाद, ये भी आप संबंधित पाठ में जाकर देख सकते हैं, वहाँ उसका उत्तर दिया गया है। अभूत प्राची पिंगा जो अथवा में है, ये भोज्य सौदार्यम पाठ से है और उस पाठ में आप इसे जाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 अंक अर्थ के लिए, 1 अंक वाक्य प्रयोग के लिए, कुल 2 अंक निर्धारित हैं। कोई एक चुन लीजिए। जैसे पहला है आंखों का तारा होना, तो आप हेडिंग डालेंगे मुहावरा डैश आंखों का तारा होना, फिर हेडिंग डालेंगे अर्थ अत्यंत प्रिय होना, फिर हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग और तब लिखेंगे श्री राम राजा दशरथ के आंखों के तारे थे। प्रश्न संख्या 10, ये कई खंडों में विभाजित है और खंड क में
संधि विच्छेद पूछा जाएगा। 3 आएंगे, तीनों एक एक अंक के हैं और सही विकल्प को चुनना होगा। जैसे वधूत्सव का संधि विच्छेद है, सही उत्तर है सी वधूधन उत्सव। स्वागतम का संधि विच्छेद है, सही उत्तर है बी सुधन आगतम। तीसरा नायकः का संधि विच्छेद है, तो सही उत्तर है डी नयधन अकः नायकः। इसका खंड ख रूप से संबंधित है। निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। 2 पूछे जाएंगे इसलिए 2 अंक के हैं, एक एक अंक के दोनों हैं, 2 अंक। पहला सरिताम में विभक्ति और वचन है, तो यहाँ सही उत्तर है बी षष्ठी बहुवचन। दूसरा सर्वस्मिन में विभक्ति और वचन है, इसका सही उत्तर है सी सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो पाठ्यक्रम में जो निर्धारित रूप हैं उसे आपको तैयार करना है और परीक्षा में सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न संख्या 11 खंडों में विभाजित है। खंड क में शब्द युग्मों का सही अर्थ आपको चुनना है। 2 शब्द युग्म पूछे जाएंगे, दोनों एक एक अंक के हैं, इसलिए यह 2 अंक का खंड है। पहला अभिराम अभिराम। अभिराम माने आप जानते हैं लगातार या बिना रुके, और अभिराम माने सुंदर है ढूंढना है। तो लगातार अब बिना रुके 2 जगह दिख रहा है, लेकिन अंतिम में सुंदर केवल यहाँ दिख रहा है, इसलिए यही विकल्प सही है, बिना रोक के और सुंदर। दूसरा बात वात, बात वार्ता और वात हवा। ख पर आइए, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ये अनेकार्थी है और किसी एक शब्द को चुनना है, उसके 2 अर्थ लिखना है जो आपस में पर्यायवाची ना हो। तो इसको लिखते समय आप एक तरफ लिखिएगा शब्द, उसके नीचे 1 लिखकर वर लिख दीजिए, और दूसरी तरफ लिखिए 2 अर्थ 1 2 करके और उसमें 2 अर्थ लिख दीजिए। जैसे वर का होता है श्रेष्ठ, वरदान, दूल्हा, तो आप वहाँ श्रेष्ठ कामा वरदान या एक में श्रेष्ठ और 2 में वरदान लिखें। द्विज कर रहे हैं तो ब्राह्मण, पक्षी, दांत कोई भी 2 लिख दें। राग कर रहे हैं तो स्वर, आसक्ति, भैरवी, ठुमरी आदि संगीत की रागिनियाँ कोई भी 2 कर दें। खंड ग में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। 2 पूछे जाएंगे, दोनों एक एक अंक के हैं, इस तरह से 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। पहला जो ईश्वर में विश्वास करता है, सही उत्तर है डी आस्तिक। दूसरा जानने की इच्छा रखने वाला, सही उत्तर है सी जिज्ञासु। जानने की इच्छा जिज्ञासा, लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। घ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्य करने हैं, प्रत्येक एक अंक हैं, इसलिए 2 अंक इस खंड के लिए निर्धारित हैं। पहला उसने 3 पुस्तकें खरीदा, खरीदा नहीं बल्कि खरीदी हो जाएगा, उसने 3 पुस्तकें खरीदी। कृपया अपने सामानों पर ध्यान रखना, इसका सही उत्तर होगा कृपया मेरे सामान पर ध्यान दें, क्योंकि जो कहेगा वो अपने लिए कहेगा, दूसरे के लिए नहीं कहेगा। मैं भोजन कर लिया हूँ, मैं भोजन कर चुका हूँ। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं। तो इनमें से कोई 2 आपको करना है, प्रत्येक के लिए 1 अंक, कुल 2 अंक निर्धारित। प्रश्न संख्या 12 काव्य सौंदर्य के तत्व से संबंधित है। 12 का क रस, वीर अथवा करुण रस के लक्षण और उदाहरण लिखिए। 1 अंक लक्षण के लिए, 1 अंक उदाहरण के लिए, कुल 2 अंक निर्धारित हैं। ध्यान रखिएगा कि पाठ्यक्रम का कोई भी रस 2 पूछे जाएंगे, किसी एक का आपको उत्तर देना होगा। यहाँ लक्षण का तात्पर्य परिभाषा से है। ख में अलंकार पूछा जाता है। यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण और उदाहरण लिखें, इसके लिए भी 2 अंक हैं, आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है। और ग में छंद पूछा जाता है। चौपाई अथवा सोठा छंद के लक्षण और उदाहरण लिखिए, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। ध्यान रखिएगा कभी कभी परिभाषा ही पूछी जाती है या लक्षण ही उदाहरण ही पूछा जाता है, कभी कभी दोनों पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पत्र में जो पूछा जाए आपको उसी हिसाब से लिखना है। प्रश्न संख्या 13 पत्र लेखन से संबंधित है। 3 पत्र आपके कोर्स में हैं, पाठ्यक्रम में हैं, उनमें से कोई 2 परीक्षा में आते हैं और किसी एक का उत्तर लिखना होता है। इसके लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। जैसे अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, अथवा किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये सभी पत्र लेखन खंड में व्यवस्थित हैं, वहाँ से आप इसका उत्तर देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न 14वां प्रश्न,
ये निबंध लेखन से संबंधित है। 2 अंक इसमें रूपरेखा के लिए और 7 अंक विस्तार के लिए, कुल 9 अंक होते हैं। 9 अंक का ये प्रश्न है। रूपरेखा यानी जो आप बताते हैं कि हम किस किस हेडिंग के अंतर्गत विस्तार करेंगे। जब आप निबंध खंड में जाएंगे तो आपको विस्तार से मिलेगा, जैसे स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या, विकास में बाधक, जीवन में सदाचार का महत्व, ये आपके इस मॉडल में दिया गया है जो यहाँ प्रस्तुत किया गया है। किसी एक को चुनना है और उसकी रूपरेखा देनी है और अंत में उसका विस्तार करना है। इस तरह से 9 अंक का ये प्रश्न है। 2 से ढाई पेज में आपको इसे लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपने पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझ लिया है कि वह प्रश्न पत्र के रूप में कैसे आएगा, और इसी के आधार पर अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र आएंगे। तो अभ्यास करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।